तो लोग बोलते हैं आप कहाँ से एक्टर्स लाते हैं, प्राची देसाई कहाँ से मिली? मैंने कहा वो मैंने कॉलेज में, हमने पूना में एक ऑडिशन किया था, वहाँ से हमें मिली। हम लोग पृथ्वी थिएटर जाते थे, वहाँ कॉफी शॉप में बैठ कर इसको ले लेते, इसको ले लेते, और लिटरली मैं जाके कार्ड देख कर आती थी कि आप प्लीज आइए बालाजी में। तो अगर मैं यहाँ पे कसौटी करती थी तो मेरे को 830Z में भी कम्पीट करना पड़ता। तो एकता बोलती थी उसकी रेटिंग क्यों आएगी ज्यादा? मैंने कहा एकता इसमें ड्रामा बढ़ाया तो उसकी आएगी ना, वो भी तो मेरा ही शो है। वो चिल्लाने लगे तुम 2 घंटे में ये 4 एडिट करके मेरे पास नीचे आओगे और मुझे ऊपर बुलाओगी। तो मेरे को तो कोई डर नहीं था, मैंने कहा ओके। 5 घंटे के बाद वो ऊपर आई, उसने देखा एडिट और बोली हाय, मैं हूँ निवेदिता बासु। मैं दिल्ली में पैदा हुई थी और मैंने अपनी पढ़ाई बिकॉज़ मेरे पिताजी आर्मी में थे ऑल ओवर द कंट्री करी, बोर्डिंग स्कूल में करा। और इंजीनियरिंग के लिए मैं पढ़ रही थी और आज मैं कैमरा के पीछे आ चुकी हूँ बिकॉज़ थैंक्स टू गॉड, बिकॉज़ कहीं कहीं पे कुछ क्रॉस कनेक्शंस हो गए जिसकी वजह से मैं मीडिया में आ गई। बट आई एम ग्लैड दैट आई मेड इट हियर। एंड पढ़ रही थी इंजीनियरिंग के लिए, इनफैक्ट सेम कॉलेज जो सुशांत सिंह का था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मेरा दाखिला हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वाइब शायद वहाँ पे मैच नहीं किया और मेरे पिताजी ने मेरे को बताया कि पहले फर्स्ट ईयर ऑफ वोकेशनल कोर्स दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में हुआ था एडवर्टाइजिंग का, तो मैंने उसको परस्यू करा। उसको परस्यू करने के बाद मेरे को था मैं क्या करूँगी, क्या पढ़ाई करूँ, बिकॉज मेरे को ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी थी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के बाद। एंड देन माय फादर सेड व्हाई डोंट यू गो टू पूना। एंड फिर पूना में सिम्बायोसिस का एग्ज़ाम था, उसमें ऑल्सो आई केम इन द टॉप 10 एंड आई सेड चलिए अब फिल्म मेकिंग करते हैं। तो इनफैक्ट लोग मुझे बहुत पूछते हैं कि आपने बचपन में शायद पिक्चरें बहुत देखी होंगी, सीरियल देखी होंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं देखी, मतलब मेरा कभी कोई था ही नहीं ख्वाब कि मैं बिहाइंड द कैमरा कभी जाने वाली हूँ। इनफैक्ट द ओनली इंट्रोडक्शन जो मेरा था टेलीविज़न से था वो जो था जो बचपन में था ना, लोग रामायण और महाभारत साग देते थे, तो हमारा वृंदावन में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे और कम्युनिटी वॉचिंग होता था। तो जैसे संडे होता था पूरा कम्युनिटी हमारे घर में आ जाता था बिकॉज हम लोग के पास कलर टीवी होता था। तो वो एक अकेला इंट्रोडक्शन था मेरा मीडिया से। उसके अलावा मैं ज़्यादा खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी। सो 99-2000 में सिम्बायोसिस में जब हमारा इंटर्नशिप था, मेरे को याद है मेरा सिलेक्शन चैनल वी में हुआ था जो कि एक म्यूज़िक चैनल था। तो मैं जब गई वहाँ पे मेरे को ये था कि यार मतलब गए हैं इंटर्नशिप के लिए तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, बिकॉज आपको पता नहीं प्लेसमेंट में होगा कि नहीं। फॉर्चुनेटली मेरा 3 महीने का इंटर्नशिप इतना अच्छा गया कि चैनल वी ने रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे परमानेंटली ज्वाइन कर लीजिए। इनफैक्ट मेरे एग्ज़ाम्स बाकी थे फिनाले के और एक ऑलमोस्ट 1 ईयर बाकी था। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकती बिना कॉलेज के परमिशन के। एंड चैनल वी स्पेशली सेंट अ लेटर टू सिम्बायोसिस एंड सिम्बायोसिस वाले तो बहुत खुश हो गए कि पहली बार में इतना प्लेसमेंट हो गया हमारे कॉलेज से विद इन द इंटर्नशिप। तो उन्होंने मेरे को अलाउ किया इनफैक्ट काम करने के लिए चैनल वी में। एंड तकरीबन 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया। बट जैसे कि हर कंपनी में चेंज होते हैं उनके स्ट्रैटेजीज़ और उनके आइडियाज़, चैनल वी ने भी डिसाइड किया कि वो बैक टू म्यूज़िक करेंगे। जब हम करते थे हम लोग सारे फिक्शन शोज़ भी बनाते थे। इनफैक्ट हमारे टाइम पे चैनल वी में आपके उधम सिंह थे, आपके रणवीर शोरी थे, आपके विनय पाठक थे, मतलब उस टाइप के वीजेस थे जो इतने इंटेलिजेंट और अच्छे थे। इनफैक्ट ट्रिविया ये कि आई मेट माई हस्बैंड ऑल्सो फ्रॉम चैनल वी बिकॉज ही वॉज अ वीजे इन चैनल वी फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम। तो वो 6 महीने के लिए सिर्फ वहाँ पे थे और 6 महीने में मैं उन्हें मिली। उसके बाद वो अपना पढ़ाई के लिए चले गए और मैं चैनल वी में रह गई। बट हम लोग ऑफकोर्स फॉर लाइफ हम लोग साथ रह गए, वो एक अच्छी चीज़ हुई। तो चैनल वी को मैं बहुत क्रेडिट देती हूँ अपने करियर में, क्योंकि उसके बाद ही मैंने अपना बालाजी का जंप लिया था। तो वो 1 साल करने के बाद मेरे को लोगों ने बोला कि अब क्या करोगे क्या करोगे। मैंने कहा नहीं, अब तो मैं सारे रिलीजियस धाम जाऊंगी। मेरे को इनफैक्ट मेरा आइडिया था कि मैं अपनी दादी के साथ सारे धामों की विजिट करूं बिकॉज हम लोग थोड़े से रिलीजियस थे। तो मेरी फ्रेंड वहाँ पे थी वंदना करके, आई रिमेंबर, उसने बोला कि आप जितेंद्र की डॉटर को मिलो, वो कुछ शुरू कर रही है। तो मैंने कहा जितेंद्र की डॉटर कौन है यार? मतलब उस टाइम पे ना फेसबुक था, ना कोई सोशल मीडिया था, ना गूगल भी मेरे को नहीं लगता था जो मैं गूगल करके चेक करती कि कौन है। तो उसने कहा नहीं तुम इस एड्रेस पे जाओ और जाके मिलो, वहाँ पे हम लोग कुछ शो शुरू करें एंड यू शुड वर्क देयर। मैंने कहा देख मैं जाऊँगी बट मैं 1-2 महीने का ब्रेक तो मैं पक्का लूँगी, क्योंकि मुझे वो धाम में जाना ही जाना है अपनी दादी को लेकर। तो मैं गई बालाजी में और वहाँ पे एक प्रशांत भट्ट करके थे जो कलर्स के हेड रह चुके, अभी सोनी के हेड हैं। तो उन्होंने बोला हम एक पायलट बना रहे हैं कहानी का, उसका नाम कुछ और था, तो आप आ जाइए।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं मिली और मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया क्योंकि एकता तो मिली नहीं थी। और मैं जब गई घर, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि देख कैसे ऐसे करके बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि कल ज्वाइन करो। मैंने कहा मैं कल नहीं ज्वाइन करने वाली, मैं तो अपनी छुट्टी में जा रही। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तो कर ले ज्वाइन, बस छुट्टी ले लेना ना। मतलब वो एक दिन था और उसके बाद मैंने 13 महीने बाद पहली छुट्टी ली थी, मतलब मेरे बालाजी ज्वाइन करने के बाद। काफ़ी मज़ेदार रहा बालाजी का टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि मैं चैनल वी में प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गई थी विद इन अ ईयर, एंड आई वाज अर्निंग अ गुड अमाउंट, आई थिंक ऑलमोस्ट 25-30,000। तो जब मैं बालाजी की, उन्होंने कहा नहीं आपको तो हम स्टाइपेंड भी नहीं देंगे, आप 3 महीने प्रोबेशन पे। मैंने कहा ये क्या मतलब मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर होकर यहाँ पे फिक्शन में कुछ नहीं मिलेगा मुझे, मेरे को नहीं करना। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बोला नहीं नहीं तो कर। फिर मैंने अपने माइंड पे लगाया कि ठीक है चलो देखते हैं 3 महीने में अपनी कैपेबिलिटीज़ देखते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं। तो बालाजी में ऐसा हुआ था कि मैं जब ज्वाइन करी तो मैंने दूरदर्शन के शोज़ करे थे। आई थिंक कैप्टन हाउस था, एक कर्मा था, तो कुछ उस टाइम पे स्टार, कलर्स, सोनी, जी, मतलब उस सैटेलाइट का इतना ज़्यादा वो नहीं था प्रभाव, या उनका मतलब बर्थ नहीं हुआ था इन अ वे डेली सोप्स का। तो जब मैं कर रही थी, मेरे को याद है हमारा एक शो होता था कभी सौतन कभी सहेली, हम लोग चैनल 9 के लिए बनाते थे, दूरदर्शन का एक पार्ट होता था, उसमें मैं काम कर रही थी। मैंने तब तक एकता को देखा ही नहीं था, मतलब 2 महीने गुजर गए। मैंने कहा एकता है कौन, मैं किसके लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बॉसेस को ही रिपोर्ट करती थी। तो मेरा बड़ा चाव होता था मिलना, बट मैं इतनी डर के रहती थी क्योंकि वहाँ पे इतना हवा बनाया था, एकता। तो मैंने कहा मैं किससे पूछूँ। एनीवेज, तो मेरी जो बॉस थी इमीडिएट, वो एक शो कर रही थी कसौटी करके, जिसमें मैं डे 1 से असिस्ट कर रही थी। आई थिंक पहला हफ्ता ही हुआ था, एंड मैं जाके, क्योंकि कुछ नहीं होता था मेरे पास करने के लिए, मैं जाके एडिट पे बैठ जाती थी। हम लोग के बालाजी की बिल्डिंग में शूट भी नीचे होता था, एडिट भी वहीं होता था, राइटर मीटिंग भी होता था, सब कुछ बालाजी की बिल्डिंग थी। तो मैं एडिट पे बैठी हुई थी एक दिन, और क्योंकि मैं चैनल वी से थी, मेरा एडिटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैं एडिट पे बैठ के ऐसी लर्निंग करती रहती थी कि फिक्शन कैसे होता है। एंड सडनली कुछ चिल्लाते हुए ना एडिट में एंटर करता है। तो मैंने अपने एडिटर को पूछा, मैंने कहा कौन है ऐसे, तो चिल्ला कौन रहा है। एंड धाड़ करके हमारा ही रूम खुला, तो ये एडिटर उठ गया, तो मेरे को भी नहीं समझ आया, मैं भी उठ गई। एंड वो चिल्लाने लगे एडिटर पे, कौन हो तुम। मैंने कहा निवेदिता बासु। तो आई डोंट नो मैं उसको कैसे पूछूं कि कौन हो तुम। तो मेरे को रियलाइज हो शायद वही होगी कोई बॉस या कुछ। तो उसने बोला यहाँ पे क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं एडिट देख रही हूँ। कौन हो। मैंने कहा मैं कसौटी में असिस्टेंट हूँ। तो शी सेड कहाँ है तुम्हारी बॉस। तो मैंने कहा वो बाहर गई है ब्रेक के लिए, 1 घंटे के लिए। शी सेड तुम 2 घंटे में ये 4 एडिट करके मेरे पास नीचे आओगे और मुझे ऊपर बुलाओगी। तो मेरे को तो कोई डर नहीं था, मैंने कहा हाँ ओके मैं करके आती हूँ। आई थिंक 1 घंटा नहीं, उसने ऑलमोस्ट 4-5 घंटे, मेरा काम हो गया था बट एकता 4-5 घंटे बिजी थी। 5 घंटे के बाद वो ऊपर आई, उसने देखा एडिट और बोली नाउ यू आर द बॉस। मतलब एकता इतनी इम्पल्सिव होती थी जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमें उसका फ़ायदा मिला। तो मेरे को बहुत ऑकवर्ड था क्योंकि मैं अपने बॉस को रिपोर्ट करी, वो सोचे कि मैंने क्या चमचागिरी की, क्या किया कि उसने इतना पलटी खा दिया, क्योंकि वो बाहर गई हुई थी। एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो, आई वाज हेडिंग कसौटी, एंड ऑफ कोर्स कसौटी हमारा सबसे आइकॉनिक शो था ऑफ कोर्स आफ्टर क्यूकी एंड कहानी। तो मेरा सबसे क्लोज शो जब लोग बोलते हैं ना, मैंने कहा क्योंकि कहानी तो थे आइकॉनिक, वो थे ही बड़े शुरुआत से, बट मेरे लिए कसौटी बहुत क्लोज टू हार्ट था बिकॉज मैंने उसका जन्म देखा था और मैं उसमें काफ़ी बच्चे अपने डाले थे, जिसकी वजह से आई ऑलमोस्ट फील लाइक अ प्राउड मॉम की कसौटी आई कैन कॉल एज माई चाइल्ड। बालाजी में 2000 में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, कुछ ऐसा मीडियम नहीं था जहाँ पे हम लोग एक्टर्स को ढूंढे। इनफैक्ट हम लोग खुद शुरुआत करे थे, एकता उस टाइम खुद शुरुआत करी थी, वो दूरदर्शन के बाद मेन स्ट्रीम में आ रही थी। तो मुझे याद है लोग बोलते थे आप एक्टर्स कहाँ से लेंगे, और मुझे याद है मैं एकता के साथ चलते थे, हम लोग सिद्धिविनायक जाते थे, उस टाइम पे इतने शोज़ नहीं थे, हम लोग बहुत सारे प्लेस देखते थे गुजराती, बिकॉज हम लोग ने वहाँ से राइटर्स बहुत उठाए थे। तो इनफैक्ट हमारा पूरा क्योंकि साथ भी कभी थे, हमने प्लेस देखे थे 4 और उससे हमने सारे उसके फैमिली वाले उठा लिए थे। तो लोग बोलते हैं आप कहाँ से एक्टर्स लाते हैं, प्राची देसाई कहाँ से मिली। मैंने कहा वो मैंने कॉलेज में, हमने पूना में एक ऑडिशन किया था, वहाँ से हमें मिली। हम लोग पृथ्वी थिएटर जाते थे, वहाँ कॉफ़ी शॉप में बैठ कर इसको ले लेते इसको ले लेते, और लिटरली मैं जाके कार्ड देख कर आती थी कि आप प्लीज़ आइए बालाजी में और अपना आके ऑडिशन दीजिए। तो उस टाइम पे हमारा एक्टर्स ढूंढने का मीडियम बहुत अलग था। मतलब सरप्राइजिंगली मैं नाइट क्लब्स और जिम में भी जाती थी एक्टर्स को ढूंढने। तो ये एक ट्रिविया जो है ये बहुत लोग जानते हैं, इनफैक्ट लोगों को पता है कहाँ से हुआ है। इनफैक्ट करण कुंद्रा मुझे याद है, हम लोग का, इवन दो वो मेरे स्कूल फ्रेंड के दोस्त का बेटा था, बट वो हमें उससे नहीं मिला। उसने फेसबुक में एक रैंडम मैसेज भेजा एकता को, और एकता ने कहा इसको लेके करते हैं, और फिर हमने कितनी है मोहब्बत बनाए हैं।
तो ऐसे करके बहुत सारे एक्टर्स आए थे जिनको हमने बहुत अनयूजुअल तरीके से ढूंढा था। इनफैक्ट मेरे को याद है रोनित रॉय, जब हम मिस्टर बजाज ढूंढ रहे थे, एकता ने बोला एक जान तेरे नाम का एक्टर। मैंने कहा कहाँ है? उस टाइम पे ढूंढने का कोई जरिया ही नहीं था, नहीं ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम में मैसेज कर दिया और वो आ गया। मेरे को याद है हम ढूंढते जा रहे थे, फिर जाके अहमदाबाद में मुझे मिला कि रोनित रॉय वहाँ पे, क्योंकि रोहित रॉय ऑलरेडी पॉपुलर था तब, उसका एक शो आता था स्वाभिमान करके, तो उसके थ्रू हमें मिला रोनित रॉय। एंड रेस्ट इज ऑफ कोर्स हिस्ट्री, क्योंकि वो जब मिस्टर बजाज बना उसके बाद तो कोई एंड ही नहीं था, मतलब उसको हमने मीर भी बना दिया, उसको सारे शोज़ के हमने लीड्स बना दिए थे अपने उसमें। तो ये खोज जो होती थी वो मुझे लगता है अब बहुत ही फॉर्मल हो गई है, बिकॉज अब क्या आपको इंस्टाग्राम में कोई देखो उसको मैसेज कर दो वो आ जाता है, या आपने किसी भी कास्टिंग एजेंसी मुकेश छाबड़ा को बोल दिया, कास्टिंग वे को बोल दिया और आपकी कास्ट आ जाती है। तो मुझे लगता है हमने जो स्ट्रगल किया और जो हमारा ग्राउंड वर्क से ट्रेनिंग हुआ है वो इनकम्पेरेबल है टू अभी का लीग, क्योंकि हम लोग ने सब कुछ करा है। हमने स्केड्यूलिंग भी करी है, हमने सेट पे जाके सेटिंग भी करा है। मतलब कभी आर्ट डायरेक्टर बीमार हो, जब मेरे को आज ही शूट खत्म करना है, कल का टेलीकास्ट है, तो हम बैठ के, मेरे को याद है, इधर से उठाओ, बेड उठा के उधर रखो, तो वो एक अलग ही स्ट्रगल का मजा था, इसलिए शायद वो हाई भी एक अलग ही लेवल पे आता है। उसके अलावा जैसे मेरे को याद है श्वेता तिवारी, उसका भी एक मेरे को इंसिडेंट याद है जो हमें मिली थी। हम एक शो बना रहे थे कलीरे करके दूरदर्शन में, तो एकता ने एक दूरदर्शन में शो देखा जिसमें ना 30 लोग एक फोटोग्राफ में थे, और एकता ने बोला मुझे वो लड़की चाहिए। अब मैंने फर्स्ट शो देखा, उसके सब लोगों को कांटेक्ट किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैंने कहा सारे मेन तो देख ले, कौन है एकता, कोई कैरेक्टर नहीं बचा। कह रही नहीं भी वो साइड वाली। मैंने कहा साइड वाली? फिर मैंने उन्हीं एक्ट्रेस में से एक पूछा, मैंने कहा कौन है? कह रही हाँ वो तो उसकी बहन की फ्रेंड दिखाई है। एकता ने कहा मुझे वही चाहिए। मतलब मेरे को याद है मैंने कहाँ से उसको ढूंढ के, इलाहाबाद या कहाँ से वो थी, मेरे को याद है मैं बेसमेंट में थी कलीरे की शूट पर, एक लड़की आती है बिल्कुल छोटी सी, एक बेबी लेकर हाथ में, और उसके साथ उसका हस्बैंड था राजा। तो उसने कहा मेरे को अपने उस ऑडिशन के लिए बुलाया। मैंने कहा वो आप वो, तो मेरे को कहीं से वो मिल गई थी आने के लिए, एंड मैंने उसको कलीरे का ऑडिशन दिया, तो उसने कलीरे दिया। एकता ने बोला इससे वो भी करा ले, कसौटी का भी करा ले, प्रेरणा का। मैंने कहा चलो करा लेते। मतलब वो प्रेरणा बिल्कुल अलग थी जो आज है आपकी श्वेता तिवारी इतनी पॉपुलर, और उसकी गोद में थी पलक तिवारी, ऑलमोस्ट वो एक 2-3 महीने की बेबी थी। अब तो ऑफकोर्स वो भी इतनी पॉपुलर हो गई है। तो उसने जब किया तो मेरे को ये रियलाइज हो कि उसका क्राफ्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। मतलब वो ग्लैमरस नहीं थी, प्रॉब्ली बोल नहीं पा रही थी उस तरह का, अभी तो ऑफकोर्स सबने ग्रूम कर लिया अपने आप को, बट उसने जब स्क्रीन पे देख के अपना परफॉर्मेंस दिया तो उसमें वो जो इनोसेंस चाहिए था वो हमें चाहिए था प्रेरणा के लिए। तो कलीरे में गई वो एज अ साइड कैरेक्टर, फिर बनी मेन कैरेक्टर हमारे कसौटी में। सिमिलरली मेरे को याद है साक्षी जो आपकी पार्वती बनती थी, वो मेरा एक शो था करम करके सब टीवी में, उसमें भाभी बनती थी। फिर वहाँ से हम लोग जब पायलट बना रहे थे कहानी का, एकता ने कहा कहाँ से ढूंढूं, मेरी पार्वती वो होनी चाहिए जो राम सीता का पैरेलल हो। तो उसने बोला कि अपनी कास्ट वाले को ऑडिशन कर, और मेरे को याद है साक्षी ने ऑडिशन किया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, वो बन गई पार्वती आइकॉनिक। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे बालाजी में। तो उसका मतलब मेरे को लगता है ये इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि हम लोग ईट स्लीप ब्रीथ बालाजी करते थे। हम वहीं पे रहते थे, हम उन्हीं लोगों को देख रहे थे, हम उन्हीं के शूट पे जाते थे, वो वहीं पे बिल्डिंग में शूट कर रहे थे, ऊपर आ जाते थे। तो हमारे माइंड में वो कॉन्स्टेंटली वो प्ले रहता था कि हमें कुछ बनाना है, इसको यहाँ पे लेना है, इसके लिए कुछ बनाना है। तो उस तरह से बालाजी लाइक मल्टीप्लाइड एंड बिकेम व्हाटएवर। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हमेशा एकता के लिए ग्रेटफुल रहूंगी क्योंकि मेरा करियर का किक स्टार्ट उसकी वजह से। मैं वो इंसान थी जिसको स्टोरी का एस नहीं आता था। मतलब मैं MTV कल्चर चैनल वी से आई थी और सिर्फ म्यूजिक करती थी, एडिटिंग में माहिर थी, बट स्टोरी कुछ नहीं आता था। बट जब मैं एकता की मीटिंग में बैठती थी ना, मैं उसे बिल्कुल ऐसे बहुत चक्की होकर देखती थी, यार ये 4 साल मेरे से बड़ी लड़की इतना बड़ा एम्पायर रन करी, मुझे सीखना ही है इससे। एकता इतना चिल्लाती थी, मतलब लोगों की ठुकाई होती थी, मार पिटाई लोग बोलते होता था। ऑफ कोर्स एंगर था बिकॉज यंग थी उस टाइम, टेम्पर्स वर फ्लेयरिंग। बट एक चीज मैंने उससे सीखा था कि उसका डेडिकेशन फॉर अ वर्क, मतलब वो एक ऐसी चीज थी जिसको मैं छोड़ने नहीं वाली थी। लोग बोलते थे अरे चिल्लाती क्यों काम करते हो, मैंने कहा तो घर वाले भी चिल्लाते हैं। फिर कहते हैं अरे कहीं और ले लो, मैंने कहा कहीं और जाऊंगे तो वो भी चिल्लाएंगे, मैं क्यों छोड़ूं। तो मेरा ऐसा था कि मैं तो इससे सीख कर ही जाऊंगी। जिस दिन मुझे लगा मेरे सीखने के लिए कुछ नहीं है, उस दिन मैं प्रॉब्लली पीछे हटूंगी। और इसी तरह मेरे 15 साल हो गए बालाजी में। हम लोग 3 जुलाई 2000 में हमने क्योंकि सास भी कभी बहू की थी शुरू किया था, जिसमें आइकॉनिक स्मृति ईरानी और मिहिर और सब कैरेक्टर्स आए थे। आई थिंक उसके बाद हम लोग कहानी आए और उसके बाद आया कसौटी। तो आई थिंक कसौटी के बाद ऐसा हो गया था कि बालाजी एक इतना बड़ा नाम हो गया था कि जिसको भी डेली सोप करना था किसी भी चैनल में, हमें अप्रोच करते थे। इनफैक्ट यूजुअली क्या डील होता है कि एक शो जब एक टाइम पे आ रहा हो ना, तो दूसरे चैनल में सेम प्रोडक्शन हाउस का शो नहीं चलता।
बट हम लोग का इतना ज़्यादा बोलबाला था सारे चैनल्स में कि हम लिटरली अपने ही शोज़ के साथ दूसरे चैनल पे भी compete कर रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे कसौटी कर रही थी तो मेरे को 8:30 जी में भी compete करना पड़ता। तो एकता बोलती थी उसकी रेटिंग क्यों आएगी ज़्यादा? मैंने कहा एकता इसमें ड्रामा बढ़ाया तो उसकी आएगी ना, वो भी तो मेरा ही शो है। तो मेरे को याद है कि हम लोग का काफ़ी उस तरह से स्ट्रगल रहता था। एंड सरप्राइजिंगली ये बात है कि मैंने ऑलमोस्ट बालाजी में 100 शोज़ करे थे, 100 शोज़, जिसमें अगर आप देखें एक एवरेज शो में 15 से 20 मेन कैरेक्टर फैमिलीज होते हैं। तो अगर आप देखो कैलकुलेट करके 2000 एक्टर्स हो गए आपके सारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कैरेक्टर्स को मिला के। तो इतना बड़ा इंडस्ट्री हमने करा था। इनफैक्ट बालाजी को फैक्ट्री बोला जाता था उस टाइम पे, बिकॉज हम लोग मतलब मास प्रोडक्शन कर रहे थे जितना करे, और क्वालिटी के साथ करते थे। बिकॉज लोगों को लगता है कि बस हम लोग नंबर 1 थे तो नंबर 1 थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। एकता रोज रेल बनाती थी, मतलब थर्सडे फ्राइडे को रेटिंग आती थी, मतलब ऐसा लगता था कि खुदकुशी कर लो, बिकॉज एक की रेटिंग आएगी और दूसरे की नहीं आएगी तो एकता बिल्कुल भड़केगी। उस टाइम पे सक्सेस था वर्ड ऑफ माउथ। देयर वाज नो इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया नहीं था कि अरे आपकी पॉपुलैरिटी वहाँ पे आई है, अरे आपके तो इतने लाइक्स आए हैं। हमारे लाइक्स होते थे रस्ते में। मैं और एकता हफ्ते में 2 बार सिद्धिविनायक चल के जाते थे। लिटरली जब हम चलते थे हमें लेडीज़ मिलती थी जो एकता के पैर पे गिर जाती थी कि यार आपने ऐसे करा, पार्वती ने ऐसे करा, देन पल्लवी ने ऐसे कहानी में करा। तो हमारे लिए तो वही लिटमस टेस्ट होता था। इनफैक्ट जब मैं घर इतने थके हारे आती थी, मेरे को याद है मैं 5 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ती थी, तो सीढ़ी में जिस सीढ़ी पे चढ़ती थी मुझे गाना सुनाई देता था, अच्छा यहाँ पे क्योंकि चल रहा है, वहाँ पे कसौटी चल रहा है। तो ऐसा होता था कि हर फ्लोर में कुछ ना कुछ बालाजी का चल ही रहा होता था, तो एक हाई होता था। और हमारे लिए उससे बड़ा वैलिडेशन नहीं है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ से लोग जानते हैं आपको। अभी क्या होता है कि लोग इन्फ्लेट कर देते हैं नंबर्स, लाइक्स बढ़ा देते हैं, अरे ये स्टार इतना बड़ा, और हम सोचते थे किस में है ये स्टार, हमें तो पता ही नहीं है। इनफैक्ट जब मैं मीम्स देखती हूँ मेरे को काफ़ी फ़नी लगता है और रेलिवेंट लगता है ना कि अरे ये इन्फ्लुएंसर आया इस इवेंट में, मैं कौन है भाई, क्या कर रहे हैं? तो हमारे लिए तो वही स्टार्स बड़े होते थे जो, मतलब उस टाइम के स्टार्स भी थोड़े ज़्यादा बड़े होते थे, बिकॉज शेल्फ लाइफ शोज़ का बहुत था। मतलब कि क्योंकि 9 साल चला, कहानी 8 साल चला, कसौटी 8 साल चला, पवित्र रिश्ता 8 साल। अब अनफॉर्चुनेटली लोगों की अटेंशन स्पैन कम हो गया, तो क्या शोज़ 1-1.5 साल में बंद हो जाते हैं। तो शायद उनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, तो उन लोग सोशल मीडिया पे रिजॉर्ट करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। तो उस टाइम के स्टार्स तो हमारे लिए बहुत आइकॉनिक है, बिकॉज वो अपने क्राफ्ट पे इतना काम करते थे ना। उस टाइम पे लोगों को बॉडी बनाने का उतना नहीं था, उस टाइम पे उनको नंबर्स का नहीं उतना था, उनको था कि यार ये सीन पे मुझे मारना ही मारना है, चाहे मैं सबसे छोटा कैरेक्टर हूँ। मेरे को याद है मेरे कसौटी में एक सर्वेंट का ट्रैक था, तो मैं उसके डेट्स के लिए लड़ती थी, क्योंकि मुझे वो इतना इंपॉर्टेंट मेरा ट्रैक था मेन ट्रैक में कि मेरे को उसको 10 से 12 दिन चाहिए ही होते थे। तो वो आदमी तक अपने क्राफ्ट पे इतना काम करता था, मतलब रात को मुझे फ़ोन करे कि मैम मैं ऐसे सीन करूँ, मैं ऐसे सीन करूँ। तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग उस टाइम से आए जब क्राफ्ट पे इतना काम दिया जाता था। अनफॉर्चुनेटली अभी आई एम श्योर बहुत सारे लोग क्राफ्ट पे भी देते हैं, बट बहुत जो नए यंगस्टर्स आते हैं मुझे हर बार बोलते हैं कि मैं बॉडी बना लूँ, मैं इस पे जाके ये करा लूँ, मैं स्माइल करा लूँ। मेरे को लगता है कि यार आप अपने क्राफ्ट पे क्यों नहीं काम कर रहे हो, आप अपने वर्कशॉप्स पे क्यों नहीं जा रहे हो, आप असिस्ट करो किसी को। अगर आपके पास टाइम नहीं, आप लिखिए, मतलब आप उसके अराउंड करिए काम जिस पे आपको काम करना है। बट ईच टू देयर ओन। ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, इनफैक्ट भरपूर टैलेंट है। इनफैक्ट जब मुझे नए बच्चे आजकल मिलते हैं, मुझे लगता है जो हमने 5 साल में अचीव किया वो 5 महीने में कर लेते हैं। तो टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, आई थिंक सबकी अपनी जर्नीज़ है। बट मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि 15 साल जो मैं बालाजी में रही, ऑलमोस्ट मैंने 100 शोज़ करे। उधर से मैं ब्रेक्स भी लिए, मतलब एकता के साथ मेरा इतना अच्छा रैप हो गया था। मेरे को याद है मैं बीच में पिक्चर करना चाहती थी, तो मैं ज़िला गाज़ियाबाद, एक पिक्चर थी जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी वही उन डायरेक्टर ने भी लिखी थी। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपने भी ये लिखे तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो मैंने उनके साथ को डायरेक्ट करा था ज़िला गाज़ियाबाद, जिसमें संजय दत्त, विवेक ओबरा और अरशद वारसी थे। लकीली संजय दत्त और विवेक के साथ मैंने ऑलरेडी शूट आउट है लोखंडवाला बालाजी का करा था, तो हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो उनका ऐसा था कि अरे निवी आगे तो हम लोग की पिक्चर ईजी हो जाएगी। तो फिल्म का भी स्ट्रगल देखा मैंने, बट एज अ चॉइस मैंने टीवी लिया, बिकॉज टीवी का रश बहुत था। और मैं आई थिंक उस टाइम पे उस फेज पे आ गई थी कि मुझे बस बैक टू बैक काम करना था। तो वो 15 साल, उसके बाद मेरा जो अपना प्रोडक्शन शुरू करना जो था, मेरे को याद है मैंने हाउस ऑफ ओरिजिनल किया था। और जो मैंने पहले शो किया था, मेरा बहुत माइंडसेट ये था कि मैंने सास बहू कर लिया, मैंने बहुत सारे शोज़ कर लिए, अब जब मैं कुछ बनाऊंगी तो कुछ अलग बनाऊंगी। तो मैंने एक शो प्रोड्यूस किया, मेरी आवाज़ ही पहचान है, जिसमें लता आशा जी का बायोपिक था जी के लिए। इतना ज़्यादा वो पॉपुलर हुआ मैं बता नहीं सकती, बिकॉज उसमें हमने पहली बार फिल्म स्टार्स लिए थे टेलीविजन में। अमृता राव थी, अदिति वासुदेव थी, आपके
जरीना वहाब जी थी, देन आपकी दीप्ति नवल जी थी, तो बहुत ही ensemble कास्ट था और इतना अच्छा शो था। लिखने वाली भवानी अय्यर थी जिन्होंने ब्लैक लिखा था। तो मैं कहा था जब पहला एपिसोड आया था, मतलब संजय लीला बंसाली से लेके सूरज बड़जात्या जी ने भवानी जी को मैसेज छोड़ा कि प्लीज़ आप मेकर को बताइए कितना अच्छा शो बना है। तो मैं काफ़ी प्राउड फील करती हूँ कि मेरा वेंचर इनटू टेलीविजन प्रोडक्शन वाज समथिंग डिफरेंट। फिर मैंने एक और शो बनाया, एक विवाह ऐसा भी, क्योंकि वो उसके ना उतने रेटिंग्स आए नहीं, इन द सेंस कि वो शो सिर्फ एक ब्रांड बिल्डिंग के लिए बनाया गया था। फिर उन्होंने कहा यार आप इतने सास बनो, आप एक सास बहू और बनाइए। फिर मैंने एक सास बहू शो बनाया, एक विवाह ऐसा भी, जो बहुत अच्छा चला। बट उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं प्रोडक्शन के लिए बनी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक कंपनी को अच्छा रन कर सकती हूँ, प्रोडक्शन में जो श्रूडनेस चाहिए, जो एक रफ एंड टफ वो चाहिए, वो मेरे नेचर में था नहीं। क्योंकि मैं ऐसी थी कि मैं लोगों को लेके साथ चलती हूँ, मतलब अगर मैं डूब भी रही हूँ तो मैं किसी को नहीं अफेक्ट होने दूंगी, बट मेरा खुद का ज़्यादा ही अफेक्ट हो जाएगा सिस्टम। तो मैंने वो चूज़ किया कि आई स्टेप बैक और मैं कुछ और करूँगी। फिर मेरे को याद है अनिल कपूर जी को मैं मिली थी और उन्होंने कहा निवेदिता मैं एक अमेरिकन सीरीज़ है 24 वो इंडिया लाना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके पार्ट हुई है। मैंने कहा मैंने तो सास बहू करा है। कह रहे नहीं नहीं हमें एक चाहिए थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव उसमें। तो मेरे को याद है LA से टीम आई थी और अभिनय देओ जी उसके टीम के को लीड कर रहे थे। रेंजिल डिसिल्वा जो रंग दे बसंती के राइटर है वो थे। तो जब मैंने वो टीम देखा मैं इतनी इंटरेस्टेड हो गई, मैंने कहा शुक्र है मैंने टीवी से ब्रेक लिया, मेरे को ये करना है। तो 24 जब सीजन 1 हमने बनाया तो सुपर्ब था, मतलब लोग कहते हैं कि टाइम से बहुत पहले आ गया था, इनफैक्ट वो वेब के लिए होना चाहिए था। तो शो बहुत वेल रिसीव्ड था, बट अनफॉर्चुनेटली रेटिंग ही सब कुछ मैटर करता है हमारे इंडस्ट्री में। 24 ही एपिसोड थे तो ऐसा कुछ स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं थी। बट मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि एक फर्स्ट शो जो अमेरिका से इंडिया आया 24, उसकी मैं पार्ट रही। इनफैक्ट मेरे को याद है सेकंड सीजन भी जब करे तो उन्होंने बोला था, बट फिर मैं एकता के साथ वापस काम कर रही थी तो एकता ने बोला नहीं अब वो ने भी मेरा बनाएगी। तो फिर आई थिंक अनिल कपूर जी ने रेंजिल जी के साथ ही बनाया था दूसरा सीज़न। तो काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें करे। मैंने स्वयंवर करा क्योंकि मेरे को लगा फिक्शन इतना कर लिया, अब नॉन फिक्शन करना चाहिए। बालाजी में भी मैंने नॉन फिक्शन करे थे, बट अनफॉर्चुनेटली बालाजी में हम लोग नॉन फिक्शन उतना क्रैक नहीं कर पाए बिकॉज उसकी टीम ही अलग थी और अलग लोग ही बनाते थे। बट स्वयंवर वाले लोग नोन थे बिकॉज उन्होंने राखी करा था, मैंने कहा मलिका शेरावत उनके साथ करा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। बट मेरा हार्ट कहीं ना कहीं था कि मैं फिक्शन बनाऊँ, मैं स्टोरी बनाऊँ। एंड फिर ऐसा हुआ कि मैं फाइनली जिस चीज़ को पढ़ी थी वो मैंने करा, विच वॉज डायरेक्शन। और मैंने नैना सानी का जो मर्डर केस है दिल्ली का, उसके ऊपर कहानी बनाई तंदूर। तो तंदूर जब मैंने बनाया, वो जिस प्रेजेंट चैनल के साथ मैं अभी हूँ उल्लू, उन लोग ने एक प्रीमियम स्लॉट खोला था और उसमें उन्होंने बोला कि आप ये बनाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं बनाती हूँ। किसको ले, मेरे को याद है मेरा दोस्त है तनुज विरवानी, रति जी का बेटा है, एंड रश्मि देसाई इतने सालों से इंडस्ट्री में थी, बोलती थी नहीं भी कुछ साथ करते कुछ करते हैं। तो उनको लेके जब मैंने बनाया, मतलब वो इतना वेल रिसीव था। पहली बार उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म का फिल्म फेयर में नॉमिनेशन हुआ बिकॉज ऑफ तंदूर। एंड आई थिंक वहीं से मेरा अभी प्रेजेंट करियर की शुरुआत हुई है, क्योंकि जब मैंने वो शो बनाया तो उनके ओनर थे विभू अग्रवाल जी, उन्होंने बोला कि निवेदिता जी हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, कुछ करें। और हमने बर्थ दिया अतरंगी को, जो एक टीवी चैनल है, और उसको मैंने हेड किया और उसको मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद अतरंगी OTT आया और आज अतरंगी ऐसा है कि टॉप 10 चैनल्स में, इवन अबव द सम ऑफ द बिगर OTT प्लेटफॉर्म, बिकॉज उसका सब्सक्रिप्शन, उसका प्रॉफिटेबिलिटी इतना ज़्यादा है। तो मेरे को बिजनेस का एक चीज़ ये समझ आ गया कि एक है पैशन के लिए आप कुछ भी बनाओ, पैसा डाल के उसको बड़ा कर दो, बट अगर उसका रिटर्न नहीं है तो उसका कोई मायने नहीं है। तो अब जो प्रेजेंट कंपनी में मैं काम करती हूँ, जो अतरंगी ग्रुप है, उसमें हमने यही करा था कि हम कंटेंट तो बनाएंगे और भरपूर बनाएंगे, बट उसका एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए। और अब क्या है कि मैं क्रिएटिव के अलावा बिजनेस साइड भी देखती हूँ। तो ऑब्वियसली मेरी भी ग्रेजुएशन हो गई है, मैंने कहाँ बालाजी में एज एसोसिएट क्रिएटिव शुरू किया और आज मैं वाइस प्रेसिडेंट ग्रुप हूँ अतरंगी की। तो काफ़ी संतोष फील करता है कि 24 इयर्स में यहाँ तक आ गया, बिकॉज लोग बेचारे इतना स्ट्रगल करते हैं फिर भी उनको शायद वो प्लेटफॉर्म और वो विंडो नहीं मिलता टू रीच वेयर दे हैव टू। तो आई ऑलवेज थैंक गॉड, आई ऑलवेज थैंक माई फैमिली की उनकी सपोर्ट की वजह से। और जो लोग डेस्क के उस साइड थे उन्होंने मेरा टैलेंट देखा और उन्हें लगा कि इसको देना चाहिए वो पुश, उसकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। तो मैं वाइंड अप करके ये बोलना चाहती हूँ आज की यूथ को, जो लोग प्रोडक्शन में आते हैं, टेलीविजन में आते हैं, एक्चुअली उन लोग तो पहले से ही लकी है, बिकॉज हमारे टाइम पे लिमिटेड एक कॉलेज कोर्स होता था, प्रॉब्ली एक कॉलेज होता था जो ये पढ़ाता था। और आज की डेट में बॉम्बे में ही रहती तो एटलीस्ट 20 कॉलेजेस के तो स्पीकर बन के मैं गई हूँ, जहाँ पे बातचीत होती है कॉलेज और इंडस्ट्री और स्पेशलाइजेशन की। तो बच्चे तो बहुत मिलते हैं मुझे, इंटेलिजेंट भी होते हैं, बट मेरे को एक चीज़ उन्हें हमेशा बताना होता है कि देखिए हर चीज़ इज़ नॉट अबाउट हैविंग अ फैमिली और हैविंग अ लाइफ, कि अरे हमारी पर्सनल लाइफ, हमारा पर्सनल स्पेस। क्योंकि अगर आपने
अनडिवोटेड अटेंशन नहीं दिया एक चीज़ में और उस चीज़ के पीछे नहीं पड़े, तो मुझे नहीं पता कि किस लेवल तक आप उस पे जा पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं पहुंचेंगे और आप नहीं करेंगे काम। इनफैक्ट लोग बोलते कई कि हम लकी हो गए, तो लक तो सबके फेवर में नहीं होता, हम सबकी डेस्टिनी है। तो जो फ्यूचर वाले स्टूडेंट्स जो इस लाइन में आना चाहते हैं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, पहले मैं एक्टर्स का बताती हूँ कि एक्टर्स के लिए मेरा ये कहना है कि आपको देखिए काम कभी प्लेटर पे नहीं मिलेगा। आज आपके पास काम है टेलीविजन में, कल शायद नहीं होगा। आज आपके पास सोशल मीडिया और इतने मीडियम है जहाँ पे आपको डिपेंड भी नहीं करना पता कि अगर अच्छा आज एक डेली सोप नहीं आया तो मैं घर पे बैठ जाऊँगा। आज लोग अपना कंटेंट यूट्यूब तक में डाल दे रहे हैं, लोग अपना कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक वगैरह में डाल रहे हैं। तो अगर आपके पास टैलेंट है और आप उसको एग्जिबिट करना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है आप अपने क्राफ्ट पे काम करते रहिए, कहीं उसको शोकेस करिए, ताकि आपको डिप्रेशन ना हो कि काम नहीं आया। तो बेसिकली जब काम आएगा उस पर आप मौके पे चौका मार सकते हैं। पर अगर आप उस फेज में चले गए कि हमें कोई काम नहीं दे रहा, आप दर दर से ठोकरे खा रहे हो और अपन में क्राफ्ट पे नहीं काम करे, तो वो एक बैड फेज है जो मैं बिल्कुल डीमोटिवेट करूंगी लोगों को घुसने के लिए। आपकी बॉडी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, आप सुंदर लग रहे हैं, आपको ब्यूटिफाई करना है आपका, वो सब एक जगह है। पर अगर आपका क्राफ्ट 1 से 2 कम है तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। इनफैक्ट आज आप उस मकाम पे हैं बिकॉज ऑफ OTT एंड टेलीविजन एंड फिल्म की, वो ज़माने गए कि आपको सिर्फ खूबसूरत दिखना है काम करने के लिए। इनफैक्ट टॉप जो आज वेब के प्लेयर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो खूबसूरत शायद है भी नहीं उतने, वो बन गए हैं खूबसूरत बिकॉज ऑफ देयर क्राफ्ट। बट उनका टैलेंट इतना ऊपर है कि बाकी सब चीज़ें इरेलीवेंट हो जाती है। अच्छा उनके बाल में स्टिच है कि उनके लिप में एक वो ग्लिच है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने जब सीन आया आपने फाड़ के चले गए। तो वो आपके एक्टर्स के लिए एक मेरा टिप है कि आप अपने क्राफ्ट को कभी मत छोड़िए। खूबसूरती आएगी जाएगी, आपका क्राफ्ट अगर छूट गया तो काम नहीं मिलने वाला। ये मेरा टिप है उनके लिए। और लोग जो बिहाइंड द कैमरा है, पहले तो आज सबको पता है कि हमें स्पेशलाइजेशन क्या करना है। मतलब ऐसा है कि अगर मुझे कैमरा वर्क करना है तो कैमरा वर्क में भी सुपर स्पेशलाइजेशन कि अच्छा हम लोग एरी में करेंगे, हम लोग डिजिटल में करेंगे, कि हम लोग P6 P9 पे करेंगे। तो वो भी आपके पास एडवांटेज है जो हम लोग के पास में नहीं था। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हर बार आपको शायद इमीडिएटली नौकरी ना मिले कि आपको अरे मैं तो इतना अच्छा करता हूँ, मुझे क्यों नहीं दे रहा कोई इंडिपेंडेंट काम। मुझे लगता है जो मैं टिप अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ कि आप पहले आइडेंटिफाई करिए आपको किस टाइप के लोग अच्छे लगते हैं, किस टाइप की फिल्म अच्छी लगती है। मुझे ये 8 डायरेक्टर्स की फिल्म अच्छी लगती है, वेरी गुड। आप अपने आप को नीचा मत समझिएगा अगर आपको जाके उनको असिस्ट करना है। देखिए उनको लोग इंडस्ट्री में जानते हैं, उनका मायना है, उनके साथ रह के आप पिगी बैक करके और आगे जा सकते हैं। आपका ये सोचना कि अच्छा मेरा काम उनसे बेहतर है, डेफिनेटली होगा, कोई दो राह नहीं है। बट आज वो अकम्पलिश्ड है, आप नहीं है, तो फिर उस गैप को फिल करने के लिए मुझे लगता है अपने क्राफ्ट को ब्रश अप करना चाहिए। उनकी जो नेटवर्किंग है वो देखिए, उनकी ह्यूमिलिटी देखिए। देखिए अगर वो उस मकाम में, तो शायद ह्यूमिलिटी भी उनके लिए बहुत मायने रखता होगा जिसकी वजह से वो वहाँ पे हैं। तो उसमें भी मैं यही बोलूँगी अपने होमवर्क करते रहिए। बिकॉज मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि मौके पे चौका। देखिए हर क्रिकेट टीम में 12वां एक प्लेयर होता है, उसको कभी बैटिंग नहीं मिलता, बट अगर उसने 12वें में छक्का मार दिया और इंडिया को जिता दिया तो वो अराइव हो गया। तो वही वाली बात है कि आपको शायद काम नहीं मिलेगा, पहले टॉप वाले को मिलेगा, फिर मीडियम वाले को मिलेगा, मीडियम भी अवेलेबल नहीं और इनको शूट पे जाना बिकॉज विजय वर्मा की डेट जा रही है, तो बॉटम वाले को मिलेगा। पर अगर बॉटम वाले में आपने पहले दिन अपना काम नहीं दिखाया तो आप बॉटम में ही रहेंगे, फिर वो वेट करेंगे कि कौन नेक्स्ट है। तो इसलिए अपने क्राफ्ट पे काम करते रहिए, अपना क्राफ्ट शोकेस करिए। अगर आपको लग रहा है लोग आपका काम नहीं देख पा रहे तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म में डालिए। देखिए लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, हम लोग पूरे टाइम कितना 15-15 सेकंड के रील्स देखते रहते हैं। किसी का डांस दिख रहा है, किसी का कॉमेडी दिख रहा है, किसी के लुक्स दिख रहे हैं, किसी के कपड़े दिख रहे हैं, तो किसी का कैमरा वर्क दिख रहा है। तो हम सब देख रहे हैं, हम लोग सब मीडिया वाले उसमें हैं। अगर आपका काम वहाँ पे शोकेस होकर आउटशाइन करेगा तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा। सो डोंट बी डिसहार्टन, अपना काम अच्छे से करिए, इंटेग्रिटी से करिए, ऑनेस्टी से करिए, एंड यू नेवर नो, शायद आप यहाँ पे खड़े होंगे जोश टॉक्स में। आज मैं ग्रेटफुल हूँ इस इंडस्ट्री को कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ 24 साल में। एंड आई होप कि अगले नॉट 24 साल बट अगले 5 साल में कहीं ऐसे और जाऊँ कि जोश टॉक मुझे वापस बुलाए और एक और इंट्रोडक्टरी मैसेज दे कि आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने फ्यूचर स्टूडेंट्स को। सो थैंक यू सो मच जोश टॉक्स, एंड थैंक यू फॉर दिस इंडस्ट्री कि आप हमें यहाँ तक लाए। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को और आप पुश करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे तो वो लोग भी और आगे तक जाएंगे। थैंक यू सो मच।